नेक्स्ट चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है हम वो समझेंगे पहले। इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर दो चीज़ों से मिलकर बना है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन जो आप अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन मतलब होता है कि ये एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है, ये एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो एक कंट्री को इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप करने में हेल्प करता है, सामाजिक रूप से और पैसे से प्रोडक्शन एक्टिविटी में डेवलप करने में हेल्प करता है। ये होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, आज के समय में अगर हम देखें तो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आपके पावर स्टेशंस हैं, आपके हाईवे है, रोड है, बिल्डिंग है, ये सब चीज़ें, यही सब चीज़ें बनाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आज ये सब नहीं होता तो आज हम पुराने ज़माने की तरह जी रहे होते, आज हम कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर रहे होते। आज एक जगह से गुड्स अगर दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो पाते ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या कम्युनिकेशन की वजह से, तो आज हम क्या कर रहे होते, सिर्फ अपने भरी का सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहे होते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ने इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप किया है हर एक कंट्री को। जिस कंट्री के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सोशली और इकोनॉमिकली बहुत डेवलप है। तो ये हमारा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल्स रोड, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पावर स्टेशंस, कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है इट रिफर्स टू सच एलिमेंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये ऐसे सपोर्ट सिस्टम है जो एक कंट्री को क्या करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी करने में हेल्प करते हैं। ये एक ऐसे सपोर्ट सिस्टम है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सपोर्ट सिस्टम देता है जो एक कंट्री को किस चीज़ में हेल्प करता है, प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी करने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है आपका पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि सर्व करता है विच सर्व्स एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी। जो किसी भी चीज़ को बनाने में, प्रोडक्शन करने में, एक कंट्री में हेल्प करता है, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पावर, कोई भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, पावर से चलती है। ट्रांसपोर्टेशन, कोई सामान बन गया तो पूरे भारत में, कोई सामान सूरत में बना, मान लीजिए साड़ियाँ बनी हैं तो उसको पूरे भारत पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही तो पहुंचेगा, तो ये आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। बैंकिंग, मान लीजिए सूरत में साड़ियाँ बनी हैं, उसको पेमेंट करना है गोरखपुर वालों को, तो यहाँ से पेमेंट कैसे जाएगा, नेट के थ्रू जाएगा, बैंक के थ्रू जाएगा। तो ये क्या है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी को और अच्छा करने में, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, रिफर्स टू सच एलिमेंट्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम विच सर्व्स एज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये क्या करता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जाम्पल क्या है, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स जो होती हैं इनकी, इसके अंदर में जो सुविधाएं होती हैं वो सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। और ये सामाजिक डेवलपमेंट करता है, ये ह्यूमन का डेवलपमेंट करता है। ये किसका डेवलपमेंट करता है, ह्यूमन का डेवलपमेंट करता है। इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, साथ साथ चलने वाले हैं। एक के अगर एक करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे डेवलप, मान लीजिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक है ही नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं। मान लीजिए सामाजिक, स्कूल, हॉस्पिटल्स बहुत है लेकिन प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए कुछ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं आपके पास, आपका कंट्री गरीब रह जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। उसी तरह आपके पास प्रोडक्शन करने के लिए बहुत अच्छा टेक्निक है, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, फैक्ट्रियाँ बहुत हैं, सब कुछ बहुत है, लेकिन आपके लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके वहाँ अच्छी हेल्थ सर्विस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो इकोनॉमिक कोई काम नहीं आएगा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई काम नहीं आएगा। तो दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, ये एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है, एक्सेलरेट करता है। जैसे कार में एक्सेलरेट आप करते हैं तो गाड़ी तेज भागती है ना, उसी तरह इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी को एक्सेलरेट करता है। किसी भी चीज़ की जो प्रोडक्शन होती है उसको, कैपेसिटी को बढ़ाता है, उसके पेस को बढ़ाता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, ये ह्यूमंस का डेवलपमेंट करता है या सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, अच्छा स्कूल, कॉलेज, हेल्थ होगा तो अच्छे लोग पैदा होंगे ना समाज में, अच्छे लोग होंगे तो अच्छी तरह से और अच्छा समाज हमारा बनेगा। नेक्स्ट हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या करता है, किस किस चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट है। तो पहला है हमारा प्रोडक्शन, प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी,
मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, प्रमोट करता है, किस चीज़ को प्रमोट करता है, प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। मैंने बता ही दिया है कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करता है प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर। अगर आप देखिए, अगर किसान सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड रहे, बढ़िया सिंचाई इरिगेशन की कोई व्यवस्था अगर ना हो, अच्छी इरिगेशन की व्यवस्था भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, तो अच्छी इरिगेशन की अगर व्यवस्था ना हो तो किसान अगर रेनफॉल पे डिपेंड रहेगा तो क्या होगा, किसी टाइम अच्छी रेनफॉल होगी तो अच्छा फसल होगा, किसी टाइम बेकार रेनफॉल होगी तो किसान इनडेप्टनेस में चला जाएगा, पूरा पूरा उधार कर्जे में डूब के मर जाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छी इरिगेशन की व्यवस्था होती है तो जो ये प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, उसमें ये हेल्प करता है। अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी पानी की व्यवस्था होगी, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था होगी तो अच्छा हमारे पास एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन आएगा, अच्छा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट आएगा। सेकेंडरी सेक्टर पावर, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये सब नहीं होगा, मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर होता है इंडस्ट्री और बिजनेस। मान लीजिए इंडस्ट्री कैसे चलेगी, बिना पावर के, बिना पावर के इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, ताकि अच्छे से अच्छा क्या हो, पावर इलेक्ट्रिसिटी हो, अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हो पाए उससे, कोई सामान अगर बना है। अब टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर मतलब होता है सर्विस सेक्टर। अगर बैंक वगैरह नहीं होंगे तो पैसा इधर उधर नहीं जा पाएगा आसानी से, इंश्योरेंस नहीं होगा तो चीज़ों का रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा, और ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं होगा, टर्शरी सेक्टर का मतलब सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में क्या करता है, सर्विस सेक्टर में क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अपना रोल प्ले करता है। मान लीजिए कोई सामान बना है इसमें सेकेंडरी सेक्टर में, तो अब उस सामान को पूरे भारत में अगर पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके से ये तीनों सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर काम आता है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए गोरखपुर से लखनऊ तक की बढ़िया अगर सड़क है तो मैं क्या करूंगा, गोरखपुर में दवाई की दुकान खोलूंगा और बढ़िया इन्वेस्टमेंट करूंगा गोरखपुर में, और लखनऊ से क्या लाऊंगा, दवाई ला के गोरखपुर में बेचूंगा। तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाता है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाता है। अब गोरखपुर से दिल्ली तक की बहुत बढ़िया सड़क हो गई है, 6 से 7 घंटे 8 घंटे में आदमी पहुंच जाता है, तो क्या करेगा, यहाँ पे गोरखपुर में क्या करेगा, अच्छे से अच्छा इन्वेस्टमेंट करेगा और दिल्ली से जाके सामान गुड्स लेके आएगा और यहाँ गोरखपुर में बेचेगा। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला, किसकी वजह से, अच्छा रोड होने की वजह से, अच्छा हाईवे होने की वजह से। अच्छा हाईवे किस में आता है, एक अच्छे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ट्रांसपोर्टेशन में आता है। ठीक, तो ये इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट की दोनों मिलके साथ चलते हैं। जनरेट्स लिंकेज इन प्रोडक्शन, जनरेट करता है क्या, लिंक किसकी में, प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन तभी ज़्यादा होगा किसी फैक्ट्री में जब अच्छा पावर सप्लाई होगा, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी होगा, तभी हो पाएगा। तो इसलिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना क्यों जरूरी है, अब पढ़े लिखे लोग होंगे तभी तो मशीन वशीन चला पाएंगे, नहीं तो कहाँ चला पाएंगे। तो इसलिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल होने भी जरूरी है, ताकि अच्छा प्रोडक्शन तभी मिलेगा जब सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट, एनहेंसेस साइज ऑफ मार्केट। ठीक है, जैसे जैसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वैसे वैसे मार्केट का साइज क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं। एनहेंसेस एबिलिटी टू वर्क, अगर अच्छा सोशल, यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तरह बात हुई है कि अगर सामाजिक डेवलपमेंट कैसे होगा, सामाजिक डेवलपमेंट होगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्कूल, अस्पताल, हॉस्पिटल, आपका कॉलेजेस, पढ़ाई लिखाई वाले इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अच्छा आदमी वर्क कैसे करेगा, एबिलिटी किसी के अंदर कैसे, स्किल कैसे पैदा होगी, अच्छे कॉलेज में जाके अच्छा एजुकेशन ग्रहण करके, और अच्छा अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज करा के अच्छे अस्पताल में। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है अगर अच्छे से वर्क करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंड्यूसेस एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपके वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बाहर से लोग आके आपके वहाँ क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इससे लोगों के अंदर और ज़्यादा बिजनेस करने का कंपटीशन बढ़ेगा बाहर वालों से। तो इससे हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा होगा। नेक्स्ट,
फैसिलिटेटिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है। भारत जैसे देश में जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल सेंटर आ रहे हैं, जहाँ पे बाहर से जो है स्थापित किए जा रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। तो ये क्यों है? क्योंकि अच्छा से अच्छा भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है, टूरिज्म की व्यवस्था प्रोवाइड कर रहा है, टूरिज्म वगैरह सारी चीज़ें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इंडिया में? आज अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? एनर्जी क्या है? एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एनर्जी इज द की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी क्या करता है? लाइट एनर्जी, एनर्जी लाइफलाइन है प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी एनर्जी अगर रहेगी तभी क्या हो पाएगा, कोई भी काम हो पाएगा पूरे सभी सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर हो। एनर्जी दो तरीके की है हमारे पास, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल मतलब जो बिकाऊ है, जो जिसका मार्केट में जो सेल हो रही है, जैसे पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैसेस, एलपीजी वगैरह खाना बनाने के लिए, ये सब क्या हो रहा है मार्केट में सेल हो रही हैं, तो ये कॉमर्शियल है। इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? ज़्यादातर फैक्ट्रीज वगैरह में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर शहरों में लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ट्रकों में पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। नेचुरल गैसेस आपका यूज़ होता ही है, एलपीजी वगैरह। नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज क्या है? जो कि बिकाऊ नहीं है, जो जनरली रूरल एरिया में यूज़ किए जाते हैं, गाँव के एरिया में यूज़ किए जाते हैं। लकड़ी हो गया, लकड़ी को जला के जो एनर्जी मिलती है। एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, गोबर हो गया, काउडंक हो गया, ठीक है, उससे भी एनर्जी वगैरह। बायोगैस का जो व्यवस्था गाँव में किया जाता है, उससे भी एनर्जी मिलती है, वो भी आपका नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज में आता है। जो बिकाऊ नहीं है उसको हम कहते हैं नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये क्या है? ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये नॉन कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है और दो सोर्सेज हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल, पुराने ज़माने का जो हमारे पास एनर्जी है। पुराने ज़माने की कौन कौन सी एनर्जी है? जो बहुत बरसों बरस से हम लोग यूज़ किए जा रहे हैं, कोल, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब पुराने ज़माने में आते हैं। तो कन्वेंशनल एनर्जी का क्या मतलब हुआ? विच हैव लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ देयर नॉलेज एंड यूज़, ये बहुत सालों से यूज़ किए जा रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब जो अभी डेवलप किए जा रहे हैं, अभी रिसेंट पास्ट में जो उनको डेवलप किया गया, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब क्या है? अभी सब लोग इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, कुछ ही जगहों पे यूज़ कर रहे हैं लोग, साउथ वगैरह में बायोमास यूज़ कर रहे हैं। तो नॉन कन्वेंशनल का मतलब, सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब जो कि अभी रिसेंट पास्ट में डिस्कवर हुआ है, अभी आसपास ही जाना गया, जल्दी ये मिला है। सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायो, जिन पे अभी और काम चल रहा है, जो अभी पॉपुलर नहीं हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे देखेंगे कि हमारे क्या व्यवस्था है कोल वगैरह की इंडिया में। कन्वेंशनल सोर्सेज जितने हैं हमारे, उनकी क्या व्यवस्था है? जैसे कोल हो गया, हमारे पास कोल हो गया, इंडिया में क्या है? बहुत ज़्यादा कोल का क्या होता है? प्रोडक्शन है। इंडिया इज़ रिच इन कोल प्रोडक्शन। ये हमारा कन्वेंशनल सोर्स है, जो बहुत पुराने ज़माने से हम लोग यूज़ किए जा रहे हैं कोयला। इन 1950 से लेके 51 के बीच में अगर हम देखें इंडेक्स, तो 328 लाख टन कोयला यूज़ किया जाता था। आज 6,764 टन यूज़ किया जा रहा है। 67% एनर्जी जो है आज कोल से प्रोड्यूस की जा रही है इंडिया में। प्रिंसिपल कंजम्पशन किसका है? कोल का है। रेलवे वगैरह में यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ईटा वीटा बनता है वहाँ पे कोयले का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कहाँ पे यूज़ किया जाता है? और भी आपके सीमेंट फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है, थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ किया जाता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। इंडिया लार्ज क्वांटिटी क्या करता है? इसका जो जनरेट करता है, मतलब ऐश जो इसका होता है, जो जल के जो राख बनती है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में उसको इंडिया क्या करता है? उसको जनरेट करता है और उसको बाद में यूज़ भी करता है डिफरेंट चीज़ों में। नेक्स्ट कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमारा दूसरा आता है पेट्रोलियम, पहला था कोल। पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू इट्स डिमांड। इंडिया में उसकी डिमांड समय के साथ बहुत ज़्यादा हो रखी है। आज जिसको देखो, जिसके पास कार है उसको पेट्रोल चाहिए, उसमें बाइक है, तो पेट्रोलियम की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है इधर बीच 1951 से लेके अभी तक में। और जो प्रोडक्शन है उतना नहीं है इंडिया में। डोमेस्टिक जो एनुअल प्रोडक्शन होता है वो 36 से 38 टन
पिछले 7-8 साल से ऐसा ही चल ही रहा है। तो पेट्रोलियम जो कन्वेंशनल सोर्स है हमारा, जो ट्रेडिशनल है, वो बहुत समय से, बहुत पहले से यही चल रहा है, इतना ही चल रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस रॉ मटेरियल्स फर्टिलाइज़र की तरह फर्टिलाइज़र पे यूज़ होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज कुकिंग गैसेस के लिए एलपीजी वगैरह में, हाउस होल्ड में यूज़ होता है नेचुरल गैसेस। और इसका मेन रिजर्व ऑफ जो ये नेचुरल गैसेस का मेन रिजर्व है वो मुंबई, गुजरात, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु, राजस्थान, इन सब जगहों पे पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट किया जाता है कोल वगैरह से, थर्मल प्लांट वगैरह में जो है हाइड्रो पावर से बनता है। तो ये एनर्जी 3 मेन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी के 3 मेन सोर्सेज क्या हैं? थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन एंड एटॉमिक पावर स्टेशन। शिफ्ट फ्रॉम हाइड्रो थर्मल हैव अकर्ड बिकॉज वी हैव लार्ज रिजर्व ऑफ कोल। ठीक है, थर्मल पावर हाइड्रो से, हाइड्रो मतलब पावर, पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, थर्मल मतलब कि जो आपका कोल से जनरेट होता है। तो इसलिए शिफ्ट किया गया है हाइड्रो से, अब थर्मल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब पावर जो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो रहा है वो थर्मल से हो रहा है, कोयलों को जला के हो रहा है, कोयलों से बन रहा है, क्योंकि हमारे पास कोयले का बहुत ज़्यादा खदान है। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन इन्वॉल्व्स ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन होता है जहाँ पानी से कन्वर्ट किया जाता है, पानी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। उसका इन्वेस्टमेंट, शुरुआती इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये भी एक कारण है कि हम थर्मल पावर स्टेशन यूज़ करते हैं। और एटॉमिक पावर सेक्टर अभी हम ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं उसको कर रहे हैं। हमारा ये तीनों आता है इलेक्ट्रिसिटी में। और इलेक्ट्रिसिटी में हम देख सकते हैं कि हमारा मेन 3 है, थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक स्टेशन और एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड आजकल किस पे हैं? कोल पे हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि कोल पे इस वजह से भी हैं, थर्मल पावर स्टेशन पे इस वजह से भी हैं क्योंकि पानी को बचाने के लिए, और पानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह लगती है, इसकी वजह से भी हम लोग थर्मल पावर स्टेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज मतलब जो रिसेंट अभी जो डेवलप हुए हैं पावर, ऐसे सोर्सेज एनर्जी के ऐसे सोर्सेज जो अभी कुछ ही साल पहले सामने आए हैं। जैसे सोलर एनर्जी 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग जानते थे, लेकिन उतना डेवलप नहीं था जितना आज आप देख सकते हैं। हर दूसरे घर में आपको सोलर पैनल मिल जाएगा देखने को, जो कि सूरज से आप एनर्जी मिलती है। सूरज से जो हमें एनर्जी मिलती है, सूरज से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। विंड एनर्जी, बायोमास इन द फॉर्म ऑफ गोबर गैस। ठीक है, और ये इन टाइड्स एंड वेव्स। ठीक है, जैसे जो लहरों से जो एनर्जी पैदा की जाती है उसको भी हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो ये सारी एनर्जीज हैं जो अभी डेवलप की जा रही हैं और ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने वाली हैं आने वाले समय में। बायो एनर्जी 2 तरीके की होती है, बायोगैस और बायोमास। बायोगैस क्या होता है? इट ऑब्टेन फ्रॉम गोबर गैस प्लांट बाय पुटिंग काउ डंग इनटू प्लांट। ठीक है, मतलब ये प्लांट, यहाँ पे पौधा से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि जो उसका सेटअप बनाया जाता है जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, उसका मतलब है। बायोमास इट कम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, ये बायोमास एनकरेज करता है फॉरेस्टेशन को भी। ठीक है, ये बहुत ही ईजी चीज़ है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको खुद से। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है प्राइमरी एंड फाइनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एक और भी तरीके की एनर्जी है। प्राइमरी एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो आपको डायरेक्टली नेचर से मिली है, जो आपको प्रकृति ने दिया है, जैसे कोयला जो आपको प्रकृति ने दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो डायरेक्टली आपको नेचर से मिल रहा है, अवेलेबल एज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, डायरेक्टली यूज एज एनर्जी इनपुट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होता है जो फ्री गिफ्ट है, नेचर ने जो आपको दिया है, जो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और ये कन्वर्ट इसको किया जा सकता है। जैसे आपका मान लीजिए कोयला है, तो कोयलों को आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कन्वर्ट कर सकते हैं।
फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या आता है? फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कि जिसको कन्वर्ट करके बनाया गया हो, जिस एनर्जी को कन्वर्ट करके बनाया गया हो। जैसे जिस एनर्जी को कन्वर्ट करके मतलब कि आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोल से आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाया, कोल से आपने क्या बनाया? इलेक्ट्रिसिटी बनाया, तो वो फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आएगा। फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब दे आर ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्ट, ये नेचर ने आपको नहीं दिया है, आपने कोयले से कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी बनाया, वो हो गया आपका फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया? आपका फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। आप उसको अब कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, कोयले से आपने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिसिटी को, तब वो कहलाएगा फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप डायरेक्टली कोयला यूज करते किसी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो कहलाता प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, दे आर ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। ठीक है, कोयले को आपने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया। These sources are to pass through process of ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर दे आर यूज। आप डायरेक्टली अगर कोयला यूज़ करते किस चीज़ में, तो प्राइमरी सोर्स कहलाता ऑफ एनर्जी, लेकिन आपने कोयले को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिसिटी में और तब आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी को ज़रूरत होती है इनपुट की, तभी वो आउटपुट देता है। जैसे कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बना तो जो है वो फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएगा। तो ये था आपका प्राइमरी एंड फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ही आसान। नेक्स्ट टॉपिक, पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया का मतलब है कि डिफरेंट जो एनर्जी का सोर्सेज है, जैसे वो नॉन कॉमर्शियल हुआ, कन्वेंशनल हुआ, नॉन कन्वेंशनल हुआ, कमर्शियल सोर्सेज हुआ एनर्जी का, ठीक है, जो इससे पहले हमने पढ़ा है, वो कितना कितना परसेंट किस किस पैटर्न में उसको यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया का मतलब इट रिफर्स टू परसेंटेज यूज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, कॉमर्शियल जैसे कोल, नॉन कॉमर्शियल, ठीक है, ये सब के जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, जैसे कि आपका कोल, पेट्रोलियम और ये सब जो कॉमर्शियल में आते हैं, ठीक है, वो आपका कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, इट कैन बी स्टडीड ओनली व्हेन डिफरेंट, अच्छा, जो सारी एनर्जी है डिफरेंट डिफरेंट तरह के, उसको जब आप एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सी एनर्जी कहाँ पे यूज़ की जा रही है। तो सारी जो एनर्जीज हैं, चाहे वो कोल हुआ, चाहे वो पेट्रोलियम के फॉर्म में हुआ, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हुआ, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, जैसे बायोगैस के थ्रू जो एनर्जी मिलती है या बायोमास के थ्रू जो एनर्जी मिलती है, सबको एक यूनिट में कन्वर्ट किया गया है। वो यूनिट का नाम है आपका मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, MTOE। ठीक है, इस यूनिट के थ्रू हम पता लगाते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स या डिफरेंट जगह पे किस पैटर्न में कॉमर्शियल एनर्जी ज़्यादा यूज़ की जा रही है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी ज़्यादा यूज़ की जा रही है, कौन सा ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैव विटनेसेस अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल इन देयर यूज पैटर्न। जो प्राइमरी सोर्स है हमारा एनर्जी का, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसमें हमने देखा है कि एक रिवर्सल देखने को मिला है, एक समय के हिसाब से इसके जो यूज़ है उसमें एक उल्टा देखने को मिला है। मतलब पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था या पहले बहुत कम यूज़ होता था, तो अब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया। इसका ये हमने देखा आने वाले इस समय आते आते 1951 से अभी तक में। ठीक है, नॉन कॉमर्शियल जो थे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो नॉन कॉमर्शियल थे, जैसे मान लीजिए कि काउडंग के थ्रू जो भी सोर्सेज एनर्जी का था, या एग्रीकल्चर वेस्ट में जो निकलता था, लकड़ी को जला के जो एनर्जी निकलती है, उन सब का जो यूज़ है वो आज के टाइम में 1/3 से जो 1951 में 1/3 इस्तेमाल होता था, आज 3/4 उसका यूज हो गया, यानी कि ये बढ़ गया है। जो नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज हैं एनर्जी के, प्राइमरी सोर्सेज जो हैं, उसका जो यूज करने का यूटिलाइजेशन का जो रेट है वो क्या हो गया है, वो बढ़ गया है। डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन ऑफ कोल हैज रिड्यूस। जैसे पहले क्या होता था, कोल डायरेक्टली यूज किया जाता था, इंजन वगैरह में ट्रेन के डायरेक्टली कोल डालते थे, तो उसके धुएं से जो है बनता था, ट्रेन चलती थी। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, थर्मल पावर स्टेशन यूज किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे कोल को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टली अब कोल को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। पहले आप डायरेक्टली घरों में देखते थे कि कोयला जलता था, लोग आग तापते थे, उसमें खाना बनाते थे, लेकिन अब कहाँ चलता है। इसलिए जो डायरेक्टली कोल का कंजम्पशन था, फाइनल कंजम्पशन जो था कोल का, वो क्या हो गया है, वो भी समय के साथ कम हो गया है। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ ऑयल का जो कंजम्पशन है वो क्या हो गया है, टाइम के साथ बढ़ गया है।
ठीक है। इसी वजह से पेट्रोलियम के लिए हम दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंड है, क्योंकि हमारी उतनी प्रोडक्शन नहीं है कि हम अपने कंट्री के लोगों की डिमांड मीट कर पाए। आज आप देखते होंगे आपके घर, आपके मोहल्ले में पहले 1 गाड़ियाँ हुआ करती थी, आज 100 गाड़ियाँ हैं, जो नहीं तो गाड़ी ले रहा है, कार ले रहा है, तो कार में पेट्रोल तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इससे कंजम्पशन क्या हो गया है, बढ़ गया है ऑयल का। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो उस पहले के हिसाब से इस समय बढ़ गया है। अब लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो डिफरेंट तरह के मशीन्स यूज़ कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल अब बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे हम दूसरे सेक्टर से, टर्शरी और इंडस्ट्रियल या सेकेंडरी सेक्टर से, तो आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर उतना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर रही है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर भी यही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कौन यूज़ करती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये हो गया आपका पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्टोरल शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्शरी सेक्टर होता है। तो इन सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर कितना कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसके बारे में हमारा ये वाला टॉपिक है, ठीक है। तो पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज मेंटेन्ड इट्स सुपरमेसी इन एनर्जी कंजम्पशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने सबसे ज़्यादा यूज़ करता है एनर्जी को, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी का यूज़ कौन करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर 37.8% एनर्जी का यूज़ करता है। टर्सरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक और नाम सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका टर्सरी सेक्टर है, जो सर्विस वगैरह के लिए यूज होता है, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, वो 22% 22% इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो आपका प्राइमरी सेक्टर है, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर के भी नाम से जानते हैं, वो 24.3% यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कंजम्पशन ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी इज वेरी लो इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कॉमर्शियल एनर्जी जो है, मतलब जिसमें पैसे लगते हैं, जिन एनर्जी में, जिस एनर्जी में पैसे आपको देना पड़ता है, जो सेल और परचेज होती है जो एनर्जी, उस तरीके की एनर्जी का यूज़ बहुत कम होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। बहुत कम होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। और एग्रीकल्चर सेक्टर क्या यूज़ करता है, मैनुअल लेबर्स, हाथ से, मैनुअल मतलब जो हाथ से ज़्यादातर काम होते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हाथ से ही करवा लेते हैं लेबर को लगा के। और मैनुअल मशीन, जो हाथ से चलाने वाली मशीन वगैरह होती है जिसमें कुछ पैसा नहीं लगता है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता और गरीबी ज़्यादा से ज़्यादा फैलती जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही बेकार हो जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, देयर हैज बीन फॉल इन परसेंटेज कंजम्पशन ऑफ एनर्जी ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी उतना ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा है एनर्जी को पहले के मुकाबले, ठीक है। और ज़्यादा कौन यूज़ कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर यूज़ कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा यूज़ कर रहा है और इंडिया में। और ये दिखाता है कि कैसे पहले लोग छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाते थे, पहले लोग हाउस होल्ड सिर्फ अपने लिए कमाना खाना जानते थे, लेकिन आज लोग शिफ्ट हो रहे हैं, कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज से फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में, फैक्ट्री बैठा बैठा के लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये अपना था पूरा सेक्टोरल शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया, कि कौन सा सेक्टर, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, कौन सा सेक्टर क्या कैसी कैसी एनर्जीज को कहाँ कहाँ यूज़ करता है। नेक्स्ट हमारा आता है इमर्जिंग चैलेंजेस इन पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब सिंपल सा क्या होता है, पावर का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पावर क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का, और इसी पावर को हम कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अ काइंड ऑफ पावर। तो हम कह सकते हैं जितनी किसी को जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, जितनी ज़्यादा कोई कंट्री पावर जनरेट करता है वो उसको जीडीपी से जोड़ के देखते हैं। जितनी ज़्यादा पावर किसी कंट्री के पास है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, उतनी ही ज़्यादा उस कंट्री की जीडीपी होगी, ऐसा पढ़े लिखे लोगों का मानना है, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पावर होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको फैक्ट्री में यूज़ करेंगे, फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे, टर्शरी सेक्टर में यूज़ करेंगे, हर सेक्टर में जब यूज़ करेंगे तो आपको प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो आपका क्या होगा, जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। और क्या है, तो इसीलिए कहा गया है कि जितनी ज़्यादा पावर की ग्रोथ होगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ होगी, उतनी ज़्यादा सेक्टर्स में वो लगेंगे और उतने ज़्यादा सेक्टर्स अच्छा से काम करेंगे, प्रोडक्शन अच्छा देंगे और जीडीपी बढ़ेगा हमारा। लेकिन इसमें
सॉरी, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है, इनएडिक्वेट पावर जनरेशन है। क्या क्या चैलेंजेस है जो पावर सेक्टर में हमें देखने को मिलते हैं? इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ पावर एनर्जी है, ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर नहीं पा रहे हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाने की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ को चाहिए जितनी एनर्जी उतनी हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हमारा जो जीडीपी है, हमारा जो ग्रोथ है वो भी पीछे जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये कारण है। लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जितना यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। ये भी एक कारण है कि जो चैलेंज है पावर सेक्टर में आज के टाइम में। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। टेक्नोलॉजी पुरानी है। आप अगर मान लीजिए एक इन्वर्टर और 500 वाट की बैटरी अगर आप लगवाते हैं अपने घर में और उसका तार 1 किलोमीटर आगे आप दूसरे घर में खिंचवा दें, तो ये जो इन्वर्टर है ये तुरंत बैठ जाएगा, क्योंकि ये तार ही पूरी पावर क्या कर लेगा, सोख लेगा इस एनर्जी की। तो यही ये क्या है, ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरा पुरानी टेक्नोलॉजी है, ऑब्सलेट टेक्नोलॉजी है, कोई नई टेक्नोलॉजी है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होती है लेकिन वो तार इतना लंबा फैला हुआ है पूरे इधर उधर कि वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खाता है वो तार सप्लाई करने में, ट्रांसमिट करने में एक जगह से दूसरी जगह, और इससे बिजली का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी बहुत ज़्यादा, सरकार के हाथ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो लॉस में ही चलती रहती है हमेशा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करती है कौन, पावर सेक्टर, और इसके वजह से आज हम ग्रोथ भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी पावर की ज़रूरत होती है। कोई भी काम आपको करना है तो पावर की ज़रूरत पड़ेगी, इंडस्ट्री चलानी है तो बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। बिना बिजली के आप इंडस्ट्री नहीं चला सकते हैं, प्रोडक्टिव वे में काम नहीं हो सकता, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉपिंग विद चैलेंजेस ऑफ पावर जनरेशन। क्या क्या वो तरीके हैं जिससे हम डील कर सकते हैं ये जो चैलेंजेस है, ये जो परेशानी है पावर जनरेशन में, पावर जो जनरेट नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट नहीं हो पा रही है ज़्यादा, उससे हम कैसे निपट सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बैठा सकते हैं, थर्मल प्लांट बैठा सकते हैं, कोयलों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, किस लिए, पावर जनरेट करने के लिए। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, इम्प्रूव प्लांट लोड फैक्टर, जो PLF है, प्लांट लोड फैक्टर है कि एक प्लांट पे एक, मान लीजिए थर्मल कोई प्लांट है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड है, और एक प्लांट है वो बंद पड़ा है, वहाँ लोड ही नहीं है। तो हमें बराबर बैलेंस करके लोड को बांटना होगा। ठीक है, ताकि हर जगह से बिजली आ पाए। मिनिमाइज द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, नया ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके हम नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं जिससे पावर को सप्लाई करने में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में बिजली का नुकसान ना हो, बिजली नुकसान ना हो, और कम से कम बिजली का नुकसान हो और सब जगह बिजली पहुंच पाए। नेक्स्ट, इम्प्रूव सप्लाई ऑफ इनपुट टू पावर प्लांट। ठीक है, इम्प्रूव कर सकते हैं सप्लाई ऑफ इनपुट। अगर कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोयले का सप्लाई हमें थर्मल पावर स्टेशन में देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। एनकरेज प्राइवेटाइजेशन एंड FDI इन पावर जनरेशन, पावर जनरेशन में FDI को या प्राइवेटाइजेशन को, 90% ऑफ द थिंग्स आज सरकार के हाथ में इलेक्ट्रिसिटी की। आप अगर प्राइवेटाइजेशन को, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर वालों को भी मौका देंगे कि वो आपको इलेक्ट्रिसिटी दें, तो वो पावर अच्छी देंगे। जैसे दिल्ली में है, वहाँ पे FDI है, वहाँ पर सरकार के हाथ में नहीं, प्राइवेट बिजली प्राइवेट हाथों में है, तो वहाँ पे वोल्टेज अच्छे आते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ लोग आए हैं, बाहर से सेटअप किए हैं, तो सब चीज़ वहाँ अच्छी मिलती है, बिजली वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, पावर जनरेशन की प्रॉब्लम है, उसको सही कर सकते हैं। इमर्जिंग चैलेंजेस इन पावर सेक्टर में सेकंड पॉइंट जो था आपका, लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि हम जितना डिमांड करते हैं, जितना डिमांड है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, उतना सप्लाई नहीं हो पाता, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉपिंग विद चैलेंजेस ऑफ पावर जनरेशन। नेक्स्ट हमारा आता है हेल्थ। हेल्थ आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। अभी तक हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, अब आता है हमारा हेल्थ, जो कि की कंपोनेंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि ह्यूमन का डेवलपमेंट करता है, जो कि हेल्प करता है ह्यूमन का डेवलपमेंट करने में। हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ मीन्स साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी आदमी का एक बढ़िया फिजिकल मतलब कि हिस्ट पुष्ट होना, और मेंटल दिमाग से सही होना। ठीक है, स्टेट ऑफ इंडिविजुअल उसको हम कहते हैं
हेल्थ, कि अगर आप अच्छे से हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका दिमाग स्वस्थ है, तो आप कहलाएंगे हेल्दी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक अच्छा हेल्थ हम कब कह सकते हैं कि आपकी एक अच्छी हेल्थ है, जब इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी टू हैंडल डिफिकल्ट टास्क। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर आपके ऊपर प्रेशर है तो आप कोई भी ऐसा वैसा कदम ना उठा के, सुसाइड जैसा कदम ना उठा के, आप एक अच्छी तरह से उसको डील करें, अच्छी तरह से सारी प्रॉब्लम्स को डील करें, तो क्या हो सकता है, आपको कहा जाएगा कि आपका मेंटल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन अच्छा है। ठीक है, आजकल ये मैं इस सुसाइड वाला इसलिए लाया क्योंकि हमने सुशांत सिंह राजपूत जी का सुना ही है। ठीक है, भले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें थी, लेकिन ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। बहरहाल नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटी। इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटी मतलब कि एक अच्छा हेल्थ क्या होता है, डे बाय डे आपका दिमाग जब अच्छा होता जाता है तो वो भी एक साइन होता है कि आपका जो हेल्थ का कंडीशन है, आपका जो दिमाग और शरीर है वो क्या है, स्वस्थ है। तो इससे हम कह सकते हैं ये आपका हो गया हेल्थ का पूरा जो है एक तरह का ओवरऑल लुक हो गया। आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, हेल्थ में आप ये भी कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ डिजीज। एक बॉडी के अंदर जब एब्सेंस ऑफ डिजीज होता है तो वो भी बॉडी हेल्दी कहलाई जाती है, और हेल्दी होने से आपका जो ओवरऑल एफिशिएंसी होता है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ओवरऑल दिस वाज योर अबाउट हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी हेल्थ केयर सर्विस जो थी, जो हमारा हमने इसके पहले हेल्थ के बारे में पढ़ा था कि हेल्थ क्या होता है, एक अच्छे हेल्थ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो भी हमने पढ़ा था। अब है इंडिपेंडेंस के बाद कैसा हेल्थ केयर हमारा कैसा रहा। तो इंडिपेंडेंस के बाद जाहिर सी बात है हमारा जो हेल्थ केयर सर्विस है वो सुधरा, अच्छा हुआ, डिक्लाइन हुआ डेथ रेट में। जो लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे पहले, बहुत जल्दी मर जाते थे और बहुत ज़्यादा लोगों की मरने की संख्या ज़्यादा थी 1951 में, वो अगर आज हम देखेंगे 2019 या 20 में देख सकते हैं तो बहुत कम डेथ रेट है। ठीक है, नेक्स्ट है डेथ रेट का मतलब है आप लोग को मालूम मरने की जो है पर पॉपुलेशन के हिसाब से जो मरने की संख्या है वो उस समय ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया इंडिपेंडेंस के बाद वो सुधरा, वो डिक्लाइन हुआ। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन इन इन्फ्लेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फ्लेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे, जो एकदम जस्ट पैदा हुए बच्चे हैं, जो मर जाते हैं पुअर हेल्थ केयर सर्विस की वजह से, उसमें भी क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। 1 साल से कम उम्र के बच्चे अब ज़्यादा नहीं मर रहे थे, उनकी भी डेथ रेट क्या हुई, कम हुई इंडिपेंडेंस के बाद। राइज हुआ एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। जो जीने का जो एक्सपेक्टेंसी था कि आप इतने साल तक जिएंगे, वो 1951 के आसपास था 32 साल, यानी कि 32 ईयर्स ही लोग ज़्यादातर जीवित रहते थे। लेकिन आज अगर 2020 में हम देखें तो वो है 68.8 ईयर्स, यानी कि लगभग 69 ईयर्स आप जिंदा रहेंगे, इसकी एक्सपेक्टेंसी है आपके जीवन की। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल ओवर डेडली डिसीजेस जैसे टीबी, स्मॉल पॉक्स, ये सब जो बहुत ही डेडली डिसीजेज है, जो जान ले लेते थे पहले, जिनकी दवाइयाँ नहीं थी अच्छे से, आज उनके पे कंट्रोल किया गया। और ये सब चीज़ें आज जल्दी सुनने को नहीं मिलती हैं, इसलिए हमारा हेल्थ केयर सर्विस हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद सुधरा। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है इसका, डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी कि अंडर 5 का मतलब है 5 साल से कम उम्र के बच्चे, मोर्टेलिटी रेट जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो मर जाते थे, वो भी क्या हो गया, उनकी भी जो है डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ, कमी आई। अब अच्छी हेल्थ केयर सुविधाओं की वजह से वो अब नहीं मरते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमें दिखाते थे कि कैसे डेवलपमेंट हुआ हेल्थ केयर सर्विस का इंडिपेंडेंस के बाद। अब यहाँ पे है हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। एक नोटेबल चेंज है, एक सिग्निफिकेंट चेंज है, एक इम्पॉर्टेंट चेंज है जो हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। वो क्या था, वो ये है कि आज अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद हॉस्पिटल्स बहुत बने हैं, डॉक्टर्स पहले 62,000 थे, अब 9 लाख के आसपास हैं। जो स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां थी उसको हटाया गया, जो डेडली डिसीजेस थी उसको हटाया गया। आज जल्दी देखने को नहीं मिलता है कि स्मॉल पॉक्स से कोई मर गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम कैसे चलता है, किस बेसिस पे चलता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। 3 टायर्स पे ये चलता है, 3 टायर्स है इसके हेल्थ केयर सिस्टम के। पहला टायर क्या कहता है, जैसे एसी का होता है ना, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, वैसे इसका भी है, इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम का है।
पहले टायर में क्या आता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर और सब सेंटर्स आते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर या कम्युनिटी हेल्थ केयर क्या होते हैं, ये छोटे अस्पताल होते हैं जो रूरल एरिया और छोटे छोटे टाउन्स में होते हैं, जो कि मैनेज किए जाते हैं सिंगल डॉक्टर से और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ से, ठीक है, जो थोड़ी मोड़ी पढ़ी लिखी दाई वगैरह होती हैं या नर्स वगैरह होती हैं उनसे, ठीक है। और इनका वर्क क्या होता है, ये कोई भी लोगों को एजुकेट करते हैं हेल्थ केयर इश्यूज़ पे लेके, कोई भी ऐसी बीमारी जो उनको घातक हो सकती है उनके लिए, उसको लेके ये क्या करते हैं, उनको बताते हैं लोगों को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ये ऑफर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी कुछ भी हो गया है तो सबसे पहला ट्रीटमेंट इनका यहाँ पे होता है, क्योंकि गांव वगैरह में अगर जनरली किसी की तबीयत खराब है तो वो तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता बड़े से, क्योंकि शहर में होते हैं बड़े हॉस्पिटल, गांव में नहीं होते हैं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जनरली गांव और छोटे टाउन में होती हैं। तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है, ऑफर किया जाता है इनको, वहाँ तक ट्रीटमेंट ये करते हैं जहाँ तक इनके कंट्रोल में रहता है, जहाँ तक इनके मैनेजेबल लेवल पे रहता है, नहीं तो उसके बाद ये रेफ़र कर देते हैं बड़े अस्पताल में, शहरों में। सेकेंड टायर क्या है, इट इंक्लूड सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में ये अपग्रेडेड होते हैं। ये बड़े बड़े अस्पताल जो होते हैं शहरों में, जहाँ पे सर्जरियाँ होती हैं, जहाँ पे एक्सरे की फैसिलिटी होती है, जहाँ पे ECG की फैसिलिटी होती है, बड़े शहरों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ये अवेलेबल होते हैं और ये अच्छी सुविधाएं देते हैं। यार हमारा क्या है, इट इंक्लूड्स टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर। दीज आर हाई एंड फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटी। ये क्या करता है, जो थर्ड टायर है हमारे हेल्थ सेक्टर का, हमारे इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम का, वो पूरी तरह से इक्विप्ड है, सब टेक्नोलॉजी से सारी चीज़ें हैं उस अस्पताल में। ऐसे अस्पताल जो पूरी तरह से इक्विप्ड होते हैं, फुल्ली इक्विप्ड होते हैं, हाई एंड मतलब कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें इसमें होती हैं, जो ऑफर करते हैं स्पेशल मेडिकल फैसिलिटी केयर। जैसे वेदांता है दिल्ली में, गुड़गांव में, वो क्या है, वो थर्ड टायर में आपका टर्शरी हेल्थ केयर सेक्टर में सेंटर में वो आता है, ठीक है। इसमें रिसर्च सेंटर भी होते हैं, इसमें हर चीज़ होता है, जैसे एम्स हो गया, PGI हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके थर्ड टायर के। तो ये हमारा था हेल्थ केयर सेक्टर इंडिया का। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर क्या है इंडिया का। प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इंडिया का, 80% टोटल हेल्थ केयर सेक्टर जो इंडिया में है वो प्राइवेट है। 78% रूरल एरिया में है, 78% जो पेशेंट रूरल एरिया में है और 81% जो पेशेंट अर्बन एरिया में है, वो क्या करते हैं, उसमें से प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी है, 58% रूरल एरिया एंड 62% अर्बन आर गोइंग इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और जो 58% रूरल एरिया में जो पेशेंट हैं और 62% जो अर्बन एरिया में है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। और 78% और नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब कि बहुत हाई फाई इंस्टीट्यूट नहीं होते हैं, ऐसे ही कोई बैठा रहता है उसके पास चले जाते हैं, ठीक है, अर्बन और प्राइवेट रूरल एरिया में। एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्राइवेट हॉस्पिटल वॉज 8%, बट टुडे उस समय प्राइवेट हॉस्पिटल 8% था, आज कितना है, 93% हॉस्पिटल्स प्राइवेट हैं, 64% बेड्स हैं, 80 to 85% डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारा था प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर का पूरा डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिटेल्ड नॉलेज उसके बारे में, प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर कितने हैं। हेल्थ एज एन इमर्जिंग चैलेंज, इंडिया में हेल्थ जो है, हेल्थ केयर सर्विस जो है वो एक इमर्जिंग चैलेंज है, क्योंकि सभी को क्यों ये इमर्जिंग चैलेंज है ये हम देखेंगे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में बहुत सारे अस्पताल हैं, वहीं रूरल एरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर किसी को हार्ट अटैक तक आ जाए तो उसको शहर ले जाते वो मर जाता है, और इस तरीके से रूरल एरिया वंचित रह जाता है एक अच्छे अस्पताल से। कम्युनिकेबल डिसीजेज, जो कम्युनिकेबल डिसीजेज है जैसे TB हो गया, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो है इसकी कोई भी अभी तक दवाई अच्छी खासी इंडिया में नहीं आई है, इसका कोई भी जो है अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा अवेयरनेस इंडिया में नहीं है। अगर किसी को एड्स हो जाता है, HIV हो जाता है तो उससे लोग दूरी बना लेते हैं और उसको सोशल जो है उससे सामाजिक रूप से कट जाते हैं और वो व्यक्ति वैसे ही मर जाता है, ठीक है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है अच्छी इंडिया में। पुअर मैनेजमेंट बहुत पुअर है, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा जो है हॉस्पिटल्स हैं
हैं, किसी जगह पे बहुत कम हॉस्पिटल, कोई मैनेजमेंट ही नहीं अच्छा। प्राइवेटाइजेशन, बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन है, बहुत प्राइवेट अस्पताल्स हैं जो बहुत हाई फीस चार्ज करते हैं। मिडिल लेवल के जो लोग हैं, पुअर जो लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, वो वहाँ इलाज अपना नहीं करा सकते हैं। और इस तरीके से 60% ऑफ द इंडिया की पॉपुलेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज नहीं करा पाती है, वो मर जाती है, क्योंकि सरकारी में भी इतना अच्छा व्यवस्था नहीं है। ठीक है। पुअर अनकीप एंड मेंटेनेंस, जो सरकारी अस्पताल हैं, पब्लिक हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है अच्छी, पुअर सर्विसेज हैं, कोई अच्छे से ढंग से वहाँ काम नहीं होता है। पुअर सैनिटाइजेशन लेवल, जो सैनिटाइजेशन का जो अवेयरनेस है, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, आज भी इंडिया में उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है। ये कोविड-19 का अगर सिचुएशन नहीं आया होता तो आज भी हम या हॉस्पिटल्स या सरकार या पब्लिक हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसकी महत्वता को नहीं समझते सैनिटाइजेशन की। ठीक है, साफ़ सुथरी जहां आप रहिए, जहां आपका वर्क हो, जहां आप काम करते हो, जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये सारी अवेयरनेस हमें आज भी नहीं फैल पा रही हैं। आज भी ये सब चीज़ें जो है ड्रॉबैक है हेल्थ केयर सर्विसेज में, इसीलिए आज भी हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिया में एक इमर्जिंग चैलेंज है। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या है, इंडिया की एक सिस्टम है मेडिसिन की, ठीक है, जो इंडिया ने ओरिजिन की है, जो इंडिया ने निर्यात की है, जो इंडिया की पहचान है, जो बाहर से कई लोग आजकल फॉलो भी कर रहे हैं, बाहर से जो लोग हॉस्पिटल सेटअप भी हो रहे हैं इसको लेके। ये क्या है, ये जो इंडिया की ओरिजिन सिस्टम है मेडिसिन का, ये क्या है, ये है 6 रिकॉग्नाइज सिस्टम। इसमें आता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, ठीक है, सिद्धि, न्यूरोपैथी एंड होम्योपैथी। इसको हम आयुष के नाम से जानते हैं। अप्रैल 2015 तक 3632 इसमें हॉस्पिटल्स थे। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो है अंडर में 26,325 डिस्पेंसरीज थी, 58,020 बेड्स थे, 7,44,563 प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स हैं, और इनके 544 कॉलेजेस हैं, यूजी कॉलेजेस, पीजी कॉलेजेस 170 इंडिया में हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा हेल्थ केयर का पूरा सिस्टम था। हमने हेल्थ केयर इंडिया का पढ़ लिया, हमने हेल्थ केयर इंडिपेंडेंस के बाद कैसा रहा उसको पढ़ लिया, कैसे डेवलप हुआ। हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी हुई, लेकिन उस स्तर तक नहीं पहुंची जिस स्तर तक इसको पहुंचना चाहिए था। आज 80% ऑफ द डॉक्टर्स प्राइवेटली वर्क कर रहे हैं और हाई फीस चार्ज कर रहे हैं। इससे गरीबों का भला नहीं हो रहा है। सरकार को ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सरकार को कम से कम जो हेल्थ केयर है, जो एजुकेशन है, उसको अपने हाथ में रखना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 10 इंफ्रास्ट्रक्चर।